जय हिंद, वड़कम, सत श्री अकाल, नमस्कार। वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। स्टूडेंट कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए क्योंकि वीकली टेस्ट पेपर आपका आ चुका है। आज फिर हम एक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। हर हफ्ते हम एक नर्सिंग असिस्टेंट का टेस्ट पेपर कंप्लीट 50 क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में भी हम कंप्लीट नर्सिंग असिस्टेंट का टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपकी एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है। पेपर शुरू करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर बैच आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करी है तो बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऑफर चल रहा है, लिमिटेड टाइम ऑफर है, जिसमें आपको बैच 599 में प्रोवाइड की जा रही है नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल की। लिमिटेड टाइम ऑफर है तो बैच का फायदा जरूर उठाइए। तो लेट्स स्टार्ट पेपर। चलिए स्टूडेंट, तो नर्सिंग असिस्टेंट का प्रैक्टिस पेपर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोर्शन जीके का हम पढ़ेंगे। पहले 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 मार्क्स के। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 का मतलब समझ लीजिए कि अगर एक क्वेश्चन आपने करेक्ट किया है तो 4 मार्क्स मिलेंगे और रॉन्ग आंसर के लिए 1 नंबर आपका कट हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हु इज़ नोन एज द मैजिशियन ऑफ द हॉकी? तो किसे कहा जाता है स्टूडेंट? तो जो मेजर ध्यानचंद है उन्हें कहा जाता है हॉकी का जादूगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक ब्रोकन विंग्स के भारतीय लेखक कौन है? हु इज द इंडियन ऑथर ऑफ द फेमस बुक ब्रोकन विंग्स? तो कौन है स्टूडेंट? जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, शशि थरूर या फिर किरण बेदी? तो कौन है? सरोजनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ऑन विच रिवर इज द फेमस सरदार सरोवर डैम इज कंस्ट्रक्टेड? तो स्टूडेंट कौन सी नदी पर बना है? चंबल, नर्मदा, ताप्ती या गोदावरी? तो ये नर्मदा नदी पर बना है। और कहाँ पर सिचुएटेड है स्टूडेंट? ये गुजरात में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू मेक द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द स्वामी विवेकानंद ऑन? तो कब मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, एवरी ईयर 12 जनवरी, 12 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किसका शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस ऑफ उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश? तो किसका है स्टूडेंट? ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। तो सभी स्टेट के शास्त्रीय नृत्य आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण हर साल आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज पब्लिश्ड ऑफिशियली एवरी ईयर बाय द आरबीआई, नीति आयोग या फिर उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो ये इकोनॉमिक सर्वे होता है इंडिया का, जो कि हर साल किया जाता है, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मणिपुर की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मणिपुर? इम्फाल, शिलोंग, आगरतला या फिर आइजवाल? तो कौन सी है स्टूडेंट? मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है। राजधानियाँ जो है कैपिटल्स है वो सभी स्टेट की, एटलीस्ट हमारे इंडिया की जो कैपिटल्स हैं वो तो आपको पता होनी चाहिए, इंडिया के जो स्टेट है उनकी कैपिटल्स। और यहाँ पर मैंने मणिपुर का जो क्वेश्चन लिया है वो इसलिए भी लिया है क्योंकि अभी रिसेंट जो है मणिपुर में बहुत सारा वायलेंस हुआ है, वहाँ पर लड़ाई झगड़े हुए हैं बहुत सारे, तो मणिपुर बहुत ज़्यादा फेमस में भी आया है। तो मणिपुर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मंत्रालय किसके अधीन है? द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ? तो गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर हमारा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो आती है? क्या होम अफेयर्स में, डिफेंस में, ट्रांसपोर्ट में या फिर नन ऑफ दी अबाउ? तो ट्रांसपोर्ट पे टिक नहीं कर देना, गलत आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फिर ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20? तो G20 के जो सदस्य देश हैं वो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं स्टूडेंट। तो साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, सिंगापुर और इंडोनेशिया में कौन सा नहीं है? सिंगापुर नहीं है। बाकी सभी जो है G20 के अंतर्गत आते, लगभग 90 से 20 जो है कंट्रीज़ हैं G20 में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ द चंद्रयान 3? तो चंद्रयान 3 का टोटल वजन कितना है? 3900 किलोग्राम। तो स्टूडेंट जिसमें 2148 किलोग्राम जो वेट है वो किसका है? प्रपल्शन मॉड्यूल का, है ना, जो रोवर लेकर जा रहा है। ठीक है, रोवर और लैंडर लेकर जा रहा है, और उसमें से जो लैंडर है जो लैंड करेगा चंद्रमा पर, उसका जो वेट है स्टूडेंट वो कितना है? 1052 kg। इसमें क्या शामिल है? इसमें रोवर भी शामिल है। रोवर और लैंडर दोनों का जो वेट है वो मिला के 1752 kg है, जिसमें रोवर का कितना है? 26 kg इंक्लूड इसमें ही आ जाता है। तो इस तरह से जो चंद्रयान 3 है उसका टोटल वेट कितना हुआ? 3900 किलोग्राम्स। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट सेक्शन मैथ्स का कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के। तो क्वेश्चन है HCF ज्ञात करें, फाइंड आउट द HCF ऑफ द नंबर। तो HCF फाइंड आउट करने की जो मेथड है वो हम सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। ट्रिक क्या है कि ये जो 3 नंबर दे रखते हैं, जो भी नंबर जिनका LCM निकालना हो, 3 नंबर हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नंबर हो सकते हैं, 4 नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज कर लीजिए और फिर इनका डिफरेंस निकालिए, इनको माइनस करिए। 48 में से 24 को अगर हम माइनस करेंगे तो 8 - 4 4 2 24 है ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट? 6 8 48। और जो मिनिमम नंबर आता है उसको आप चूज़ करिए, और जो मिनिमम नंबर आएगा ना उससे सभी नंबर को एक बार डिवाइड करिए। तो 24 से आप 24 को डिवाइड करोगे स्टूडेंट, तो डिवाइड हो रहा है। 24 2 ज़ा 48, 24 4 ज़ा 96। तो तीनों नंबर डिवाइड हो रहे, तो HCF क्या आएगा आपका? जिस नंबर से ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाते, जो भी आपके गिवन नंबर डिवाइड हो जाते हैं सबसे छोटे नंबर से डिफरेंस वाले, वो क्या होगा? आपका HCF होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संख्याएं दे के रखी है 1 2 3 और अप टू 93 तक, इनका आपको एवरेज निकालना है। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द नंबर अप टू 93? अब आप बोलोगे कि मैम 1 से लेकर मैं 93 तक नंबर ऐड करूँ और 93 वाले नंबर से डिवाइड करूँ, तो ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी, एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा आपका, आप छोड़ ही दोगे कि मैथ्स तो रहने ही देते। नहीं छोड़ना है। ट्रिक बताती हूँ आपको। ट्रिक ये है स्टूडेंट कि आपको फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर का ऐड करना और उसको 2 से डिवाइड करना है। ये ट्रिक आप कब अप्लाई करोगे? जब कंज्यूकेटिव यानी कि लगातार संख्याएं आती है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 के बाद 2 3 4 5 6 अप टू 93 तक। तो इस तरह से कंज्यूकेटिव नंबर्स अगर आते हैं तो उसके लिए आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। कंज्यूकेटिव नंबर कुछ भी हो सकते हैं आपके, ज़रूरी नहीं 1 से स्टार्ट हो, 10 से स्टार्ट हो सकते हैं, बीच में कहीं से भी स्टार्ट होते हैं, लेकिन कंटिन्यू नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना, आपको फर्स्ट नंबर ऐड करना है और लास्ट नंबर क्या है? 93 है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए कितने कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 47 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हो तो फाइंड द साइन थीटा। ओ माय गॉड, इस क्वेश्चन को देखकर तो बिल्कुल डर लग रहा है कि कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे ही डरावनी होती, नहीं डरना है आपको। आपको एक ट्रिक बताती हूँ मैं, ट्रिक यहाँ पर लिखती हूँ, उससे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है स्टूडेंट, तो ट्रिक ये है, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हो और इज इक्वल टू में कुछ भी नंबर हो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ट्रिक है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। एक्स कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर 2 दिया है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इसका जो बेस होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस होता है, तो बेस क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और इसका परपेंडिकुलर यानी कि लंब क्या हो जाएगा? x² - 1। और इसका जो हाइपोटेनियस है वो क्या हो जाएगा? x² + 1। इसका जो कर्ण है उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ये फिक्स होती है किसके लिए? सेक थीटा प्लस टेन थीटा के लिए, जब इज इक्वल टू में x हो। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? अभी यहाँ पर क्या पूछा है? साइन थीटा पूछा, और साइन थीटा याद रखिए क्या होता है साइन थीटा का मान?
साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे आधार, ये होता है क्या, साइन थीटा। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और हाइपोटेनियस की एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बहुत इजी तरीके से ये वैल्यू आपकी निकल जाएगी। एक्स का मान क्या दिया है, जो एक्स है इसको कंपेयर करिए, यहाँ पर क्या है 2 है, ये क्या है आपका एक्स है ना, तो एक्स की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1। चलिए 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, तो आंसर क्या आया, 4 माइनस 1 3, 4 प्लस 1 5, 3 डिवाइड बाई 5 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ हेड इज ऑब्टेन एटलीस्ट वंस। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार चिताने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सिक्के को जब 2 बार उछाला जाता है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे। चलिए एक साथ उछाल रहे हैं दो सिक्के, तो दोनों पे हेड आ सकता है, जी हाँ, दोनों पे टेल आ सकता है, या फिर पहले वाले पे हेड दूसरे वाले पे टेल आ सकता है, या फिर पहले वाले पे टेल और दूसरे वाले पे हेड आ सकता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास मिल रहा है क्या, कि और कोई ऑप्शन है इसमें और कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल आउटकम यहाँ से आपकी निकल जाएगी, है ना। टोटल आउटकम क्या होगी 1 2 3 4, तो वो कितनी निकलेगी यहाँ पर 4। अब आपको क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटकम कैसे निकाली जाती है, जो आपको चाहिए। अब इन्होंने क्या बोला, क्या चाहिए, तो कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एटलीस्ट हेड इज ऑब्टेन एटलीस्ट वंस, मतलब हेड कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, 2 बार आ जाए तो चल जाएगा, तो एक बार ही हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट, प्रायिकता है, तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन में एटलीस्ट कम से कम एक बार हेड आ रहा है। तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ना। तो 3 ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें क्या हो रहा है कि एटलीस्ट इन्हें कम से कम एक हेड तो आ ही रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है हमारी टोटल, उसको एक्सपेक्टेड को डिवाइड कर देना है टोटल से। तो एक्सपेक्टेड मतलब जो हमें चाहिए वो कितनी है, 3 है। 3 ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें कम से कम एक बार हेड आ रहा है, चित आ रहा है ना, और टोटल कितना है 4 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3 डिवाइड बाय 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3 and 15, 3 और 15 का तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए। तो थर्ड प्रोपोर्शन जो है तीसरा अनुपात, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तीसरा अनुपात का फॉर्मूला होता है b² डिवाइड बाय a। अब ये b क्या है और a क्या है, तो अगर आपको 2 नंबर a और b गिवन है, 2 नंबर्स, और उनका आपको क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है b² से, जहाँ पर a आपका पहला नंबर है, b आपका दूसरा नंबर है। तो यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं हम, पहला नंबर 3 है, b की वैल्यू 15 है, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, b² डिवाइड बाय a करना है ना। तो b कितना हो जाएगा 15 × 15 और 3 5 × 15, 15 पंजे 75, 15 5 × 75। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका 75 इज द थर्ड प्रोपोर्शन, तीसरा अनुपात है। चलिए स्टूडेंट अब हम फिजिक्स कर लेते हैं। फिजिक्स के भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के। क्वेश्चन है विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट याद कर लीजिए, क्या होती है, कूलॉम होती है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 273.15 डिग्री सेल्सियस, और ये होती है माइनस में। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। अगर 0.15 दे देना एग्जाम में तो ये भी करेक्ट होगा, नहीं दे तो भी -273 डिग्री सेल्सियस तो होता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल में क्या परिवर्तन आएगा, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम व्हेन इट इज टेकन टू द मून। तो स्टूडेंट जो जी है, जी का मान m मून है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर यानी कि अर्थ का जो जी है उसका 1/6 होता है, मतलब क्या होता है कम होता है ना। और आवर्तकाल क्या होता है, टाइम पीरियड, उसे टी से डिनोट किया जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2π√L डिवाइड बाय जी, जहाँ पर L क्या है, जैसे ये पेंडुलम इस तरह से होता है
तो जहाँ से ये थ्रेड से बंधा हुआ होता है ना, रस्सी धागा कुछ भी थ्रेड मान सकते हैं, इसकी जो ये लेंथ होती है इसे एल कहा जाता है। और जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, गुरुत्वीय त्वरण ये क्या होता है, जी होता है ना। तो यहाँ पर टाइम पीरियड जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है लेंथ के, है ना, अंडर रूट लेंथ मान लीजिए और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द जी। जी की क्या आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ, तो जी का मान कम होगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा और जी का मान बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हमेशा अपोजिट होता है। तो मून पर जब जाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये कम होगा, डिक्रीज होगा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, चंद्रमा पर पेंडुलम को ले जाएंगे तो आवर्तकाल में क्या परिवर्तन आ जाएगा, बढ़ जाएगा, विल इंक्रीज विल ग्रो, बिकॉज जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, इस तरह की जो है वायर्स होते हैं जिसमें जो लाइट है, वेव्स है, वो पास की जाती है। इंटरनेट में यूज़ होता है ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, तो जब ये लाइट्स है ना, लाइट पूरी तरह से क्या होती है कि अंदर के अंदर ही, ये ट्यूब के अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहती है, बाहर नहीं निकलती है, बाहर नहीं निकलेगी, अंदर ही रिफ्लेक्शन होता रहता है। तो ये जो प्रिंसिपल इसे क्या कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसे कहा जाता है। तो ये जो प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर्स है वो इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं, क्योंकि जो भी वेव्स भेजी जाती है वो इस ट्यूब के अंदर ही रहती है और जहाँ पर डेस्टिनेशन होता है वहाँ पर ये क्या होती है, पहुँच जाती है। तो राइट आंसर क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्रवण की सीमा कितनी होती है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग। नॉर्मल रेंज जो होती है स्टूडेंट वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज से नॉर्मल रेंज होती है ह्यूमन बीइंग के कान की या सुनने की। तो स्टूडेंट अभी भी अगर आपको नहीं पता है कि जो बेच का प्राइस है वो रिड्यूस हो गया है 599 821 से, जो कि हमारे इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस से स्टार्ट किया गया था। तो अभी तक ये ऑफ़र चल रहा है और ये ऑफ़र चंद्रयान की लैंडिंग जो 23 तारीख डिसाइड की गई है स्टूडेंट, तब तक हमने रखा है। तो 23 तारीख दैट मीन्स 23 जो अगस्त है, 23 ऑफ अगस्त तक ये ऑफ़र वैलिड रहने वाला है। फिर इसके बाद इस बेच का जो प्राइस है वो 821 हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेच का फ़ायदा उठाइए, लिमिटेड ऑफर जो है इसका फ़ायदा उठाइए और कूपन कोड यूज़ कीजिए ARMY599। ये जो कोड है आपको पे करते टाइम टाइप करना है, जिससे आपके जो कोर्स का प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा और 599 हो जाएगा। तो बैच को ज्वाइन ज़रूर कीजिए, बैच ज्वाइन करने से आपको पक्का फ़ायदा होगा ही। अगर आपको बैच से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो हमारे डिस्प्ले हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेरी कर सकते हो और बैच की जो जानकारी है वो ले सकते हो। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट सेक्शन बायोलॉजी का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 मार्क्स यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्टार्च कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एनिमल स्टार्च। अब हमें ये पता है कि जो प्लांट है, प्लांट में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में, है ना, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन एनिमल्स, ह्यूमन की भी बात करें अगर हम, तो एनिमल्स में जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो इसीलिए एनिमल का जो स्टार्च है वो क्या है, ग्लाइकोजन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन अ सेल। क्या वाटर, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन पाया जाता है। तो स्टूडेंट वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में सेल में पाया जाता है। सेल में जितने भी अणु होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वाटर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, सेल में। सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, ये मटेरियल जो होते हैं, मटेरियल में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, एटम कौन सा प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। कितना प्रतिशत होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, याद कर लीजिएगा। वाटर के अलावा और भी कुछ पूछा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूट जो है मटेरियल्स का, एटम्स का, वो आपको याद होना चाहिए सेल का। तो जो वाटर होता है दैट मीन्स H2O, वो कितना होता है, 80% तक होता है ना। उसके बाद प्रोटीन आता है, प्रोटीन का जो परसेंटेज है वो कितना होता है, 15%। उसके बाद फैट्स आते हैं, तो फैट्स जो होते हैं उनका कितना परसेंट होता है, 3%। और बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका परसेंट कितना होता है, 1%। तो ये कंस्टिट्यूशन है
तो ये कंस्टिट्यूट है एटम्स का, ये आपको याद होना चाहिए सेल में। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, वाटर H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हृदय किस रक्त वाहिकाओं के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में पंप करता है? द हार्ट पंप्स ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू विच ऑफ द ब्लड वेसल्स? तो हमें पता है जो वेन्स होती हैं जिन्हें शिराएं कहा जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसका ट्रांसफॉर्मेशन करती है हमारी बॉडी में। तो वेंस तो हट ही गई, लेकिन एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेंस जो होती है। वेंस का काम तो यही है कि ये जो पुअर ऑक्सीजन ब्लड है उसका क्या करती है, सर्कुलेशन करती है। लेकिन पल्मोनरी वेन जो है, फुफ्फुसी शिरा जो कहते हैं, ये प्योर ब्लड जो है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जिसे कहा जाता है, उसका क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है। और कहाँ से कहाँ तक करती है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लंग से हार्ट तक, मतलब लंग से ये आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी और हार्ट को सप्लाई कर देती है। ये एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी वेन्स और आर्टरीज जो होती है ना वो एक्सेप्शन होती है। बाकी आर्टरीज और वेन्स दोनों का जो फंक्शन है वो यही है कि ये पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन करती है और ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है उसका क्या करती है, सर्कुलेशन करती है। लिम्फेटिक वेसल्स जो क्या करती है, लिम्फेटिक वेसल्स का बिल्कुल अलग ही काम है। ये ब्लड जो सेल्स है उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करती है, ये क्या करती है, फ्लूइड जो होता है टिश्यू से टू द, जहाँ हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वहाँ तक ये क्या करती है, फ्लूइड का ट्रांसफॉर्मेशन करती है। फ्लूइड में क्या आती है, वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा होती है, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका सप्लाई करती है टिश्यू से। ध्यान रखिएगा, ये वेसल्स मतलब वेंस जो होती है, लेम्फेटिक वेंस, इनका काम होता है टिश्यू से ब्लड सर्कुलेशन तक आपका फ्लूइड जिसमें WBC और न्यूट्रिएंट्स और जो भी मटेरियल शामिल है वो सर्कुलेशन तक पहुंचाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपका हार्ट पंप जो करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड वो किसके थ्रू करता है, आर्टरीज के थ्रू करता है, धमनियों के माध्यम से करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ पर होता है? वेयर अमोनिया इज कन्वर्टेड टू यूरिया। तो इसको आपको किडनी पर टिक नहीं करना है, किडनी में जो अमोनिया है यूरिया में परिवर्तित नहीं होता है। अमोनिया जो है पॉइजनस होता है, सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है हमारी बॉडी के लिए। इसका जो कन्वर्जन है वो यूरिया में किया जाता है और यूरिया को हमारी जो किडनी है उसके द्वारा फिल्ट्रेशन किया जाता है, वहाँ से किडनी के थ्रू हमारे जो है बाहर एक्सर्शन किया जाता है, निकाल दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा अमोनिया का जो यूरिया में कन्वर्जन है वो कहाँ पर, लीवर में होता है, यकृत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाथ और पैर की उंगलियों की हड्डियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? द बोन्स ऑफ द फिंगर्स एंड टोज आर कलेक्टिवली नोन एज। तो जो फिंगर्स की हड्डियाँ होती है हमारी, ये इस टाइप की है ना, ये जो हड्डियाँ होती है हाथ की और पाँव की, दोनों की हड्डियों को क्या कहा जाता है? फ्लेंजेस कहा जाता है, उनका नाम है स्पेशल। और मेटाकार्पल्स जो होती है हमारी पाम में जो हड्डियाँ होती है ना जिससे ये हमारी फिंगर से कनेक्ट होती है, इन्हें मेटाकार्पल्स कहा जाता है। टार्सल्स और कार्पल्स हमारी जो कलाई है, रिस्ट है, रिस्ट की हड्डी को कहा जाता है। और टार्सल्स जो हमारा पाँव है, लेग में जो हड्डियाँ होती है उनको कहा जाता है। यहाँ पर फिंगर की जो हड्डियाँ होती है उनको, उनका नाम पूछा, उनका स्पेशल नाम है जिन्हें फ्लेंजेस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट किस में विभाजित हो जाता है? व्हेन देयर इज अ डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट इज डिवाइडेड इनटू। तो स्टूडेंट हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और जो पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट होता है? दो तरह से पायरुवेट का कन्वर्जन होता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है या फिर लेक ऑफ ऑक्सीजन है तो दोनों कंडीशन में इसका डिवाइडेशन हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन रहती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका जो डिवाइडेशन है वो किस में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हम बहुत बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन होता है जिससे क्या होता है कि ये जो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, CO2 H2O और एनर्जी रिलीज़ होती है। कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है? 36 ATP जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी के कारण अगर श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी तो बनती है लेकिन बहुत कम बनती है और लैक्टिक एसिड बनता है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या हुआ? लैक्टिक एसिड और ऊर्जा का निर्माण होता है जब ऑक्सीजन की कमी के कारण रेस्पिरेशन होता है उसमें। और ये ज़्यादातर जो है ये किस में होता है? मसल सेल्स में होता है। मसल सेल्स में होता है, हमारी मसल्स की जो सेल्स है उसमें ये
रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, अनाक्षिक श्वसन जिसे कहा जाता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। और इसी के कारण ही क्या होता है, ज़्यादा लैक्टिक एसिड अगर बनता है तो मसल्स क्रैम्प्स होते हैं जब ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा मात्रा में होने लगती है। तो ज़्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड बनता है, इससे क्या होते हैं, प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा होती है? हाउ मच एनर्जी इज इन 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन? तो 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी एनर्जी होती है स्टूडेंट? 4.1 कैलोरी एनर्जी, याद होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, यकृत। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी? अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। इसमें से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? विच एंजाइम इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पैनक्रियाज विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो इसकी मैंने आपको जब बैच में पढ़ा रही थी स्टूडेंट, तो मैंने ट्रिक भी बताई थी, लेट से याद करना है। ये जो है एंजाइम तीनों कहाँ पर आपके पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो लेट का क्या मतलब है? एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन, है ना। ट्रिप्सिन जो है, तीनों एंजाइम्स को याद करने की ट्रिक थी। और ये भी बताया था मैंने कि जो लाइपेज है वो क्या करता है, किसको किस में कन्वर्ट करता है? फैट्स को। फैट्स का डाइजेशन करता है और किस में कन्वर्ट कर देता है? फैटी एसिड्स में, है ना। और जो एमाइलेज है वो क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन करता है और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? शुगर में। सिंपलेस्ट शुगर फॉर्म जैसे कि ग्लूकोज, इसमें कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिन का क्या काम है? ये पेप्टोन्स जो कि प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, पेप्टोन्स, उसको किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टाइड में, है ना। प्रोटीन की फॉर्म है ये, प्रोटीन जब डाइजेस्ट होते जाते हैं तो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्जन होता जाता है, तो पेप्टोन से पेप्टाइड में ये इसका कन्वर्जन कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। चलिए, और ये सब प्रोसेस कहाँ पर होती है? हमारी इंटेस्टाइन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो राइट आंसर, सबसे पहले राइट आंसर आपको बता देती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच होने से पहले। तो ऑल ऑफ द अबव आर द एंजाइम सेक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज। किस प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं बैक्टीरिया और मलबे को निगलने और पचाने के लिए जिम्मेदार है? तो WBC जो है, हमें पता है कि WBC का काम यही है कि एंटीबॉडीज़ की तरह काम करती है। हमने देखा था इसका मेन फंक्शन कि इट वर्क्स लाइक एंटीबॉडीज़। जो भी डेब्रीज, बैक्टीरियाज, जो भी प्रॉब्लम होती है वो सबका को कौन साफ़ करने का काम करती है? क्लीन करने का काम WBC का काम होता है, जिसे हमें सोल्जर भी कहा जाता है, सेल ऑफ द सोल्जर। लेकिन WBC में बहुत सारे टाइप है और सभी अलग अलग जो WBCs हैं उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि बैक्टीरिया और मलबे को निगलने और पचाने के लिए कौन सी वाइट ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है स्टूडेंट? तो कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं, दीज आर दी सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी इनगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया एंड डेब्रीज। बैक्टीरिया और मलबे को निगलने और उनको पचाने के लिए न्यूट्रोफिल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? पेलेग्रा इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक या फिर फोलिक एसिड। तो पेलेग्रा जो है स्टूडेंट वो किसकी कमी के कारण होता है? हमने पढ़ा है विटामिन B3 की कमी के कारण। कौन सी डिफिशिएंसी होती है? पेलेग्रा होती है। लेकिन यहाँ पर विटामिन B3 तो नाम नहीं दिया है, केमिकल नेम इनके जो हैं वो भी आपको याद होने चाहिए इनके नाम। तो विटामिन B3 को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? नियासिन। तो राइट आंसर क्या होगा? नियासिन की कमी से पेलेग्रा होता है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम पूछे जाते हैं, डायरेक्ट विटामिन का नाम नहीं देके उसका केमिकल नेम, उसका दूसरा नेम भी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के इनेबल का क्या कार्य? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टूथ इनेबल? तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट है ना, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बोल सकते हैं आप, पार्ट नहीं, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस वो क्या है? हमारे दांत का इनेमल है, जो कि हमारे दांत का सबसे आउटर पार्ट होता है इनेमल, है ना। ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में। तो इनेमल का क्या काम है? तो ये हार्डेस्ट ऑब्वियसली जो केमिकल्स हैं, एसिड हैं जो हम मुंह में खा रहे हैं, चबा रहे हैं खाना, उससे हमारा दांत खराब ना हो, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इनेमल, दांत का। तो क्या ये जबड़े में दांत को ठीक करता है? बिल्कुल नहीं। दांत को रक्त की आपूर्ति प्रदान करता है? ये तो बिल्कुल नहीं, इसमें कोई वेसल्स नहीं होती, ब्लड वेसल्स, ये तो सिर्फ सब्सटेंस है। दांत को टूटने फूटने से बचाता है या पाचन के लिए लार का निर्माण करता है? तो लार का निर्माण ये नहीं करता है, वो जो ग्लैंड होते हैं हमारे लार वाले वो करते हैं। तो दांत को टूटने फूटने से प्रोटेक्टिंग करता है, टूट फ्रॉम वियर एंड टीयरिंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट इज टर्मरिक अ कॉमनली यूज्ड कलरेंट एंड एंटीसेप्टिक ऑप्टेंट। तो जो हल्दी है जो कि एंटीसेप्टिक और रंग के लिए, कलरिंग के लिए हम खाना बनाते हैं तो खाने में पीला कलर, जैसे दाल आपको पीली दिखाई देती है तो वो किसके कारण, हल्दी के कारण। तो कलरिंग की तरह इसको यूज़ कर, कलरेंट की तरह यूज़ करते हैं कलर करने के लिए, और एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज़ की जाती है। दूध में अगर डाल के हल्दी पीते हैं तो आपके जो प्रॉब्लम है, घाव है, वो जल्दी भरते हैं, इसलिए हल्दी का दूध दिया जाता है जब चोट लगती है तब। तो दोनों की तरह काम करती है। तो ये जो हल्दी है, टर्मरिक है, ये प्लांट के किस पार्ट से हमें मिलती है? तो ये स्टूडेंट किससे मिलती है? स्टेम यानी कि तने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ फूड चेन। निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा समूह खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो फूड चेन में सबसे पहले क्या आते हैं? प्रोड्यूसर आते हैं। और प्रोड्यूसर क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि क्या, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, वो आते हैं प्रोड्यूसर में। उसके बाद क्या आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, है ना। तो प्रोड्यूसर में क्या आते हैं? ग्रीन प्लांट्स आते हैं, तो क्या आएगी हमारी? ग्रास आएगी, है ना। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो कि वेजिटेरियन होते हैं, जो कि प्लांट्स और ये सब चीज़, वेज चीज़ें खाते हैं। तो वेज चीज़ें खाने वाला इसमें क्या है? गोट है ना, तो गोट आएगी। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर वो होते हैं जो दोनों खाते हैं, वेज और नॉन वेज दोनों आ जाता है इसमें। तो ह्यूमन किस कैटेगरी में आएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर की कैटेगरी में। तो इस तरह से सीक्वेंस जो आएगी क्या आएगी? ग्रास, ग्रास के बाद गोट, और फिर क्या आएगा? ह्यूमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन इनहेबिट्स सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। विच पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया, विच मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया। पेनिसिलिन जीवाणुओं के संश्लेषण को रोकता है। कौन से संश्लेषण को, कौन से बनावट को हार्म कर देता है? पेनिसिलिन, जिससे कि बैक्टीरिया किल हो जाता है, मर जाता है। ये एंटीबायोटिक जो यूज़ करते हैं हम पेनिसिलिन। क्या इसके सेल वाल, कोशिका भित्ति को, प्रोटीन को, या आरएनए और डीएनए को, किसको ये इफेक्ट करता है? तो किसको करता है स्टूडेंट? सेल वाल को। ये सेल वाल को क्या कर देता है इसमें? ये क्या करता है, जो सेल वॉल रहती है उसको लीक कर देता है, लीकी बना देता है ना, जिससे क्या होती है? इसकी सेल वॉल खराब हो जाती है बैक्टीरिया की। पेनिसिलिन का काम ये होता है। तो किसको इफेक्ट करता है? सेल वॉल को, कोशिका भित्ति को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश। निम्नलिखित में से कौन सी असली मछली है? जेली फिश, लॉबस्टर, सैल्मन, व्हेल। तो जेली फिश की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो जेली फिश क्या है? ये निडेरियन जो है उस कैटेगरी में आती है, फिश में नहीं आती है। लॉबस्टर है वो किस कैटेगरी में आता है? ऑर्थ्रोपोड्स की कैटेगरी में आता है। सैल्मन वो फिश की कैटेगरी में आती है ना। और वेल फिश तो होती है लेकिन मैमल्स है, ये मैमल्स की कैटेगरी में आती है ना। तो राइट आंसर क्या हुआ? सैल्मन इज द ट्रू फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेक्शन है केमिस्ट्री का स्टूडेंट। 15 क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको लोगों के लिए, 60 मार्क्स का पूछा जाता है। क्वेश्चन है इसमें से कौन सा असंतृप्त कार्बन यौगिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो जो अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? दे हैव डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हो तो वो क्या होते हैं? अनसेचुरेटेड। और सेचुरेटेड में क्या होता है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या फिर कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं इनमें जो स्टूडेंट पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड पाया जाता है। एसिटिलीन, पेंटीन, ब्यूटेन, बेंजीन। बेंजीन तो आपने स्ट्रक्चर देखा ही होगा, कुछ इस तरह से होता है जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। ये सेचुरेटेड नहीं है, अनसेचुरेटेड है। पेंटीन में और एसिटिलीन में ये क्या है? एल्कीन, एल्कीन ग्रुप में जो भी आते हैं उनमें क्या होता है? डबल बॉन्ड। और एल्काइन में जितने भी आते हैं उनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। और एल्केन में जितने भी आते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो देखिए नाम से एसिटिलीन, पेंटीन, तो ये एल्किन की कैटेगरी में डबल बॉन्ड होते हैं, तो ये भी क्या है? सेचुरेटेड है। ब्यूटेन जो है जिसमें 4 कार्बन होते हैं तो ये एल्केन की कैटेगरी में आता है। और एल्केन में क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं जो कि क्या है? सेचुरेटेड है। तो ये क्या है? अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड नहीं है, सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोह अयस्क नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर ऑफ आयरन? क्यूप्राइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट।
इनमें से जो है कौन सा लोह अयस्क नहीं है? तो सबसे पहले जो आयरन है ना स्टूडेंट, आयरन के ओर्स यानी कि अयस्क, उसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, जिससे आपको आयरन के जितने भी ओर्स हैं ना उनके नाम याद हो जाएंगे। तो ट्रिक क्या है? प्यारी, हेमा, लेमन, साइड में चख लो। प्यारी, हेमा, लेमन, साइड में चख लो। ये जो है ये लाइन याद कर लीजिए, इससे आपको जितने आयरन के ओर्स हैं ना सब याद हो जाएंगे। प्यारी से क्या होगा? पायराइट, आयरन पायराइट जो होता है ये लोहे का अयस्क है वो। हेमा से हेमाटाइट, लेमोन से लेमोनाइट, साइड से सिडराइट, इससे आएगा क्या? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट नाम सुन के मतलब मैग्नेट का होगा, मैग्नेट का नहीं, आयरन का ही है। चख लो, चख लो से कौन सा बनेगा नाम आयरन और का? चाल्को पायराइट, चाल्को पायराइट, है ना। तो ये है सभी क्या? आयरन के ओर्स, आयरन के अयस्क याद रखने की ट्रिक और उनके नाम। तो अब इसमें कौन सा नहीं है? पायराइट है, हेमेटाइट भी है, मैग्नेटाइट भी है, सिडराइट भी है। क्यूपराइट जो है ये क्या है? आयरन का और नहीं, ये किसका है? कॉपर का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन में जो कम प्रतिक्रियाशील होता है, कौन सा कम प्रतिक्रियाशील होता है? द लेस रिएक्टिव अमंग द हैलोजन्स। तो हैलोजन में सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन क्या ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? साइज़ बढ़ता है ना। तो आयोडीन का साइज़ क्या होता है स्टूडेंट? बड़ा होता है। इसके कारण ये क्या है कि अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन नहीं कर पाता, इसलिए इसका जो रिएक्टिविटी है हैलोजन में सबसे कम होती है आयोडीन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल? आयरन, गोल्ड, प्लेटिनियम, टंगस्टन। तो जो टंगस्टन है वो सबसे हार्डेस्ट मेटल है, उसके बाद क्रोमियम का नंबर आता है सेकंड वन पे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या ऑप्शन के अकॉर्डिंग? टंगस्टन। दी गई प्रतिक्रिया के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। तो आपको ये जो रिएक्शन दी है, एफ आयरन कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर रिलीज हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है जो हमने पढ़ी थी, बहुत बार पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो इसमें किसका रिप्लेसमेंट हो गया है? कॉपर को रिप्लेस कर दिया है आयरन ने। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना वो रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव को। तो ऑप्शन हम देखें यहाँ पर, अपचायक की बात अभी नहीं कर रही हूँ मैं, रिएक्टिविटी वाला ऑप्शन कौन सा है? अभिक्रिया के बाद, यह प्रतिक्रिया रेडॉक्स नहीं। तांबा लोहे की तुलना में अधिक सक्रिय धातु है, नहीं। अगर कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता तो ये रिप्लेसमेंट होता ही नहीं। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। अब चलिए, ये तो रिएक्टिविटी की बात हो गई। अब हम रेडॉक्स रिएक्शन, ये क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है। कहाँ हो रहा है मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल से बता देती हूँ। FeCuSO4, ये एक्वस सॉल्यूशन है, हाँ, FeSO4 प्लस कॉपर। अब यहाँ पर देखिए आयरन जो है, आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ना। और यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो गया तो इसका क्या हो गया? यहाँ पर रिडक्शन हो गया है, यानी कि अपचयन। यहाँ पर अपचयन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है ना। तो स्टूडेंट, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? रेडॉक्स। तो ये प्रतिक्रिया एक रेडॉक्स प्रतिक्रिया का उदाहरण है जी, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद लोहा अपचायक है क्या? यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो जी हाँ, आयरन जो है वो क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा आयरन। तो ये भी राइट है ऑप्शन बिल्कुल। उसके बाद अभिक्रिया के बाद घोल का रंग हरा हो जाता है, हाँ, ये जो आयरन सल्फेट बनता है इसका कलर क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो अभिक्रिया में कथन सही कौन सा नहीं है? विच इज़ नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लोहा जो है ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घोल का pH 7 से कम होगा? द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द pH लेस देन 7। तो लेस देन 7 pH अगर हम इन सभी को देखें तो KCl क्या है? पोटेशियम क्लोराइड एक एसिड है, तो ये क्या है? एसिडिक होता है ना। तो इसका pH, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो नियर टू 7 तक ही इसका रहेगा। उसके बाद
सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो ये क्या है, बेसिक होगा, यानी कि क्षारीय नेचर का होगा, और क्षारीय नेचर का होगा इसलिए मोर देन 7 होता है इसका pH। NaCl ये क्या है, एक सॉल्ट है, और ये क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल सॉल्ट कौन से सॉल्ट होते हैं स्टूडेंट, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बने होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, न्यूट्रल सॉल्ट। तो इनका pH लगभग जो होता है न्यूट्रल ही होता है, मतलब 7 के बराबर होता है। चलिए ये भी हट गया। FeCl3 की अगर हम बात करें तो FeCl3 भी एक क्या है, सॉल्ट है, जो किसका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बना है, मतलब ये क्या है, एक एसिडिक सॉल्ट है। तो इसीलिए FeCl3 जो है स्टूडेंट, इसका जो pH वैल्यू है वो क्या होगी, 7 से कम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुझे हुए चूने के लिए पानी के साथ बुझे हुए चूने की प्रतिक्रिया, इसका एक उदाहरण है रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड इज अ क्विक लाइम। अगर आप इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करते हो तो हमें पता है क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और लॉट्स ऑफ एनर्जी क्या होती है इसमें स्टूडेंट, रिलीज होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब भी आप देखोगे क्विक लाइम को वाटर ऐड करोगे तो बुलबुले जैसा दिखाई देता है, गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है, तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। और ये इसको ध्यान रखिएगा, इसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। ये स्लैग्ड लाइम है और ये क्या है, क्विक लाइम है ना। इनके नाम से भी पूछा जा सकता है कि क्विक लाइम क्या होता है, स्लैग्ड लाइम क्या होता है। बूझा हुआ चूना जिसे कहा जाता है, ये बूझा हुआ चूना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व को क्या कहा जाता है। तो इस तरह से अगर आप नंबर देखोगे तो ये क्या होता है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर नीचे लिखा हुआ होता है, और ऊपर होता है क्या, मास नंबर। तो अगर हम एग्जाम्पल हाइड्रोजन का देखें, 1H1, 1H2, 1H3, तो परमाणु क्रमांक सभी के समान है, और इनके द्रव्यमान जो है, मास नंबर, वो सभी के डिफरेंट है। तो इन्हें क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहा जाता है, समस्थानिक। तो राइट आंसर क्या हुआ, समस्थानिक आइसोटोप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट, समांगी मिश्रण में 2 द्रव होते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर कंटेंट 2 लिक्विड्स, हाउ दे आर सेपरेटेड। तो स्टूडेंट अगर 2 लिक्विड L1 और L2 एक साथ मिक्सचर है इनका, तो इनको सेपरेट करने की क्या मेथड है कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर तो इन्हें बॉइलिंग पॉइंट अगर अलग अलग होते हैं, जैसे इनको गर्म किया जाता है तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले रिलीज़ हो जाता है, जिसका ज़्यादा होता है वो बाद में रिलीज़ होता है। तो डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक जो है, क्वथनांक में अगर इनके अंतर होता है तो जो डिस्टिलेशन मेथड होती है, आसवन विधि, उसके द्वारा इनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑक्सीजन का नाम किसने दिया था, हु गेव द नेम ऑफ द ऑक्सीजन। तो शीले, लेवेजियर, प्रिस्टले, या फिर नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है नामकरण की बात पूछी है, खोज की बात नहीं। ऑक्सीजन की डिस्कवरी से रिलेटेड भी बहुत सारा डाउट होता है कि शीले ने करी है, प्रिस्टल ने करी, लेकिन हमें यहाँ पर खोज नहीं पूछी है, उसका नाम किसने दिया था। तो नाम लेवेजियर ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे ठोस यौगिक जिनके परमाणुओं की एक निश्चित व्यवस्था होती है और एक 3D संरचना बनाते हैं, वो कौन से ठोस कहलाते हैं। द सॉलिड कंपाउंड विच हैव अ डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स एंड फॉर्म अ 3D स्ट्रक्चर आर नोन एज। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें जो है उनका स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, फिक्स होता है, तो जिनका कुछ एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, फिक्स होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, किस टाइप के सॉलिड्स में आते हैं, वो क्रिस्टलाइन ठोस यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आते हैं, और जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफाइन नहीं होता है वो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला क्या है, व्हाट इज कोल, एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, या फिर क्या है। तो कोल क्या है, कार्बन का एक फॉर्म होता है, तो ये क्या है, एक एलिमेंट है, तत्व है। जल का घनत्व होता है, वाटर हैज़ अ डेंसिटी, मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम याद रखिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है। मैक्सिमम वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर होती है स्टूडेंट, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं मानना है, 100 डिग्री सेल्सियस पर तो नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉर्मल कंडीशन में। तो इसका जो 4 डिग्री सेल्सियस है, 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो डेंसिटी, उसका घनत्व है, सबसे अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है? चेंज इन स्टेट और अपीयरेंस, अवस्था या रूप में परिवर्तन फिजिकल चेंज होता है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर दोनों में होता है, फिजिकल में भी होता है और केमिकल में भी टेम्परेचर चेंज होता है, तो हम इससे डिफाइन नहीं कर सकते कि ये केमिकल चेंज है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंस, नए पदार्थ का अगर निर्माण होता है तो समझ लीजिए केमिकल चेंज हो गया है। चेंज इन शेप, आकार में परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है कि ये केमिकल चेंज है, क्यों? क्योंकि अगर एक लोहे की रोड है, अगर उसको आपने ब्रेक डाउन कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें केमिकल प्रोसेस हो गई है, तो सिर्फ शेप का चेंज हुआ है, तो इट्स अ फिजिकल चेंज। उसके अपीयरेंस में, उसके शेप में चेंज हुआ है ना, तो राइट आंसर क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ द न्यू सब्सटेंसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है। विच प्रोसेस कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ फॉर्म दैट प्लांट कैन यूज, कौन सी प्रक्रिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे रूप में परिवर्तन करती है जिसका उपयोग पौधे कर सके और पौधों के लिए जो फायदेमंद हो? क्या फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस तो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है ऑफ द प्लांट। रेस्पिरेशन में जो है गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज होता है। नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन नहीं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है वो होती है क्या? ऐसी प्रोसेस जिसमें नाइट्रोजन, जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, उसको यूजेबल नाइट्रोजन के जो फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि यूजफुल होती है प्लांट के लिए। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी। और स्टूडेंट, और भी ज़्यादा टेस्ट पेपर अगर आप सोल्व करना चाहते हो नर्सिंग असिस्टेंट को, तो हमारी जो टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट है उसको फॉलो कीजिए, जहाँ पर आपको नर्सिंग असिस्टेंट के टेस्ट पेपर और मिल जाएंगे, तो जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।